हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और इस वीडियो में फिर से हम कुछ अपने यूट्यूब के इम्पोर्टेंट कमेंट्स के आंसर देंगे। तो पहला कमेंट है, एमओ की पोस्ट इजीली निकलती है क्या सर? मतलब ये एमओ के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। देखो, एमओ का मतलब होता है मेडिकल ऑफिसर। तो मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो होती है एमबीबीएस। अगर किसी भी इंसान ने एमबीबीएस कर रखी है तो वो एमओ बनने के लिए एलिजिबल होता है। अब होता क्या है कि एमओ एक तो बनते कैसे हैं, तो कुछ एक तो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो अपने स्टेट में एमओ की वैकेंसीज निकालती हैं। और आप यूपीएससी के थ्रू भी, जो कि उनका सीएमएस का एग्ज़ाम है, उसको भी क्लियर करके एमओ या एमओ आप बन सकते हैं। तो देखिए, अभी तक तो मैंने ऐसा कभी सुना नहीं कि किसी को एमओ बनने में दिक्कत हुई हो। एमओ की तो वैकेंसीज निकलती ही रहती हैं और लोग काफ़ी ज्वाइन भी करते हैं। इवन काफ़ी सारे लोग एमओ की जॉब को छोड़ भी देते हैं हायर एजुकेशन के लिए या फिर और अच्छी जॉब के लिए। तो एमओ बनने में तो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में कोई दिक्कत है। सर, एक प्राइवेट मेडिकल स्टोर वाले की एवरेज इनकम कितनी होती है जिनका खुद का स्टोर होता है? देखिए, ये पूछने हैं कि जिनका मेडिकल स्टोर होता है, जिनकी मेडिकल शॉप होती है, उनकी इनकम कितनी होती है। तो देखिए, ये एग्जैक्टली तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि उनकी इनकम जो वेरी करती है कि प्लेस टू प्लेस, आखिर किसकी दुकान कितनी चलती है, इस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, कभी भी आपको कोई भी डाउट हो ना किसी भी चीज़ में, तो आप उसी फील्ड के इंसान से पूछिए। आप देखिए कि आपके आसपास में मेडिकल स्टोर कौन है, जो भी मेडिकल स्टोर है वहाँ पे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए और उन्हीं लोगों से पता करने की कोशिश कीजिए कि कौन कितना कमा लेता है। और एक बात मैं बोलूँगा, जब भी आप अगर किसी भी आप बिजनेस में जाना चाहें या किसी भी काम करना चाहें, तो उसमें ना, जैसे आप मेडिकल स्टोर के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बेटर है कि कुछ दिन मेडिकल स्टोर पे किसी और के मेडिकल स्टोर पे काम कर लीजिए। उससे दो फायदे होते हैं। एक तो आप मेडिकल स्टोर कैसे चलता है ये सीख जाएंगे, और आपको ये भी पता लग जाएगा कि यहाँ की पर डे की सेल कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एमबीबीएस करने के टाइम सीरियस बीमार पड़ गया और कॉलेज छोड़कर दूसरे स्टेट में ट्रीटमेंट कराना पड़ा लंबे टाइम तक, तो क्या तब भी 20 लाख देने पड़ेंगे? प्लीज़ बताइए। इनका मतलब है कि इन्होंने एमबीबीएस कहीं पे किसी ने अगर ज्वाइन की और अगर वो बीमार पड़ गया और उसको वो मेडिकल कॉलेज छोड़ना पड़ा, इलाज के लिए कहीं और जाना पड़ा, तो भी उसको क्या बॉन्ड के पैसे देने होंगे? तो देखिए, बॉन्ड के पैसे दिए कब जाते हैं इंपॉर्टेंट है। सपोज करो अगर कोई बीमारी पड़ा है, किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए, तो भाई सबसे पहली बात, अगर वो सच में उसको हेल्थ इश्यू हुए हैं, वो सच में बीमार है, तो वो उसको अपने जो मेडिकल जो कॉलेज है वहाँ पे अपने प्रिंसिपल को या मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को, प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर देना है कि हमारी तबीयत खराब है। और अगर आपकी सच में तबीयत खराब है तो आप सबसे पहले तो अपने ही मेडिकल कॉलेज में दिखाएंगे। और अगर अपने ही मेडिकल कॉलेज में अगर आप दिखा रहे हैं और वहाँ के डॉक्टर्स को पता है कि आपका इलाज यहीं यहाँ नहीं हो पाएगा, आपको किसी दूसरे स्टेट में या किसी बड़े अस्पताल जैसे एम्स पीजीआई जाना होगा, तो वो खुद ही आपको वहाँ से रेफर कर देंगे और आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। छुट्टी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी इस ग्राउंड पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इवन मैंने एक ऐसा भी केस देखा है कि हमारे यहाँ पे एक लड़का था, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उसका क्या हुआ था, रीनल ट्रांसप्लांट हुआ था। तो रीनल ट्रांसप्लांट होने की वजह से उसको एक बड़ी, क्योंकि डिब्रूगढ़ एक छोटा प्लेस है, तो उसको एक बड़ी सिटी में ट्रांसफ़र भी दे दिया गया था। मतलब उसकी परमानेंट उसको एमबीबीएस में ही ट्रांसफ़र दे दिया गया। सपोज वो अगर वो आसाम के डिब्रूगढ़ में एमबीबीएस कर रहा है, तो उसको ऑटोमेटिकली दिल्ली में किसी कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया पढ़ाई के लिए भी। तो ऐसा भी होता है, एमसीआई के या आज बोले एनएमसी के ऐसे रूल्स हैं। तो केवल बीमारी की वजह से आपको कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, ये तो मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता। कॉलेज छोड़ने का रीज़न कभी बीमारी हो ही नहीं सकता। कुछ और ही रीज़न से लोग कॉलेज छोड़ते हैं, और मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या होता है। मैंने बहुत देखा है, अक्सर कॉलेज लोग छोड़ते हैं कि उनको वो कॉलेज या जगह पसंद नहीं होती। सपोज़ कीजिए कोई राजस्थान का लड़का है, उस लड़के ने कॉलेज था, उसको मजबूरी में राजस्थान में एडमिशन नहीं मिला, उसको मिला तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में उसका मन नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, घर से वो दूर है। तो करता क्या है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम इस बार इस सीट को छोड़ दें, फिर से तैयारी करें और फिर से अच्छा कॉलेज लेंगे। बट ये ना एक बहुत ही गलत धारणा होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो दिक्कत है ना, ये कुछ बस स्टार्टिंग के ईयर्स में होती है। तो आपको थोड़ा एडजस्ट करने की आदत डालनी चाहिए। घर वालों से बात करो, अपने टीचर्स से बात करो, तो वो आपको समझाएंगे और मेरे ख्याल से आपको कॉलेज छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। हाँ, बट अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया बिना कॉलेज को इन्फॉर्म किए, और अगर कॉलेज के रूल या स्टेट के रूल रेगुलेशन में आता है कि अगर आप बिना बताए छोड़ते हैं, या हर हर किसी के रूल स्पेसिफाई होते हैं, तो आपको बॉन्ड पे करना पड़ेगा। सर, नॉन क्लिनिकल ब्रांच के बारे में बताएं। एमडी में एमडी हाँ, एमडी में उन मतलब इनका इनका पूछना है कि नॉन क्लिनिकल ब्रांच का फ्यूचर क्या है। एमडी करने के बाद नॉन क्लिनिकल ब्रांच में कितना पैसा इंसान कमा सकता है, स्टेबिलिटी कितनी है? तो देखिए, जब आप पीजी करते हैं और उसके बाद जब एसआरशिप करते हैं और जब एपी बनते हैं,
तो आपको सैलरी सेम ही मिलेगी, जितना क्लिनिकल वाले को मिलेगी उतना ही आपको मिलेगी। दिक्कत आती कहाँ है, क्योंकि आप नॉन क्लिनिकल में है तो प्राइवेट प्रैक्टिस तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपको तो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में टीचर बनना है मेडिकल कॉलेज के अंदर जाके। तो और अगर कोई इंसान प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है जिसने एमडी किया है या एमएस किया है, तो ऑब्वियसली वो आपसे पैसा तो थोड़ा ज़्यादा कमाएगा ही कमाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट खराब होते हैं, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, उनमें अच्छा करियर है। जब आप प्रोफेसर बनेंगे उसके बाद पहले आप एपी बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, फिर प्रोफेसर बनते हैं, तो आपकी जो सैलरी वो बढ़ती चली जाती है और सैलरी कम से कम 3 लाख तक पहुंच जाती है। उसके बाद बहुत सारे आपको रहने के लिए फ्लैट मिलता है और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा होता है। इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि कुछ लोग नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स लेते हैं और वो टीचर भी रहते हैं, और उसके बाद कभी कभी वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को छोड़ देते हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो नॉन क्लिनिकल वाले होते हैं उनको अच्छी सैलरी देते हैं, 2.5-3 लाख तक की सैलरी उनको मिलती है, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो इसमें अगर आप नॉन क्लिनिकल ब्रांच कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी दिल छोटा मत कीजिए, आपको बिल्कुल करनी चाहिए, आपका फ्यूचर तो स्टेबल रहेगा ही रहेगा मेडिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट अ गुड आइडिया टू डू एमएस ऑर्थो फ्रॉम अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इफ आई क्लियर नीट पीजी बट कुडंट गेट द रिक्वायर्ड रैंक, जॉब एंड करियर प्रोस्पेक्टिव इन सच केसेस। तो ये बोल रहे हैं कि इनको अगर नीट पीजी में इनकी ऐसी रैंक नहीं है कि इनको एमएस ऑर्थोपेडिक्स या डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स मिल पाए, तो क्या इनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमएस ऑर्थोपेडिक्स करना चाहिए? मैं बोलूँगा बिल्कुल, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास उतना पैसा है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, दिक्कत कुछ नहीं आएगी, आप भी अच्छे ही डॉक्टर बनोगे। बिल्कुल अपने दिमाग से बात निकाल दो कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करते हो या गवर्नमेंट से करते हो। देखिए थोड़ा 19-20 का फ़र्क आता है, बट अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो ना, और अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट और इंसान हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करने में दिक्कत है कि आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे फीस जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। सर अभी मैं 12 में स्टडी करता हूँ, मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है और मैं गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करता हूँ, मैं अभी 12th क्लास में प्राइवेट फॉर्म भरा हूँ, सर मैं नीट के लिए एलिजिबल हूँ क्या? इनका बोलना है कि ये 12th जो है वो प्राइवेट से कर रहे हैं, मतलब रेगुलर से 12th नहीं कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टेट में जो होता है प्राइवेट का सिस्टम, तो देखिए मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, पर जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि जो लोग प्राइवेट से या ओपन स्कूल से जो लोग 12th करते हैं वो नीट के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट, सर आपकी खुद की इनकम 1.2 लाख है, आपने एमएस भी की है, तो आप कैसे कह रहे हो कि कोई भी एमएस 3 से 4 लाख कमा लेगा? देखिए ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में किसी ने मुझसे पूछा था कि मेरी पर मंथ इनकम क्या है, तो मैंने उसे बताया था 1.2 लाख। तो इस देखिए ये बच्चे जो है ना थोड़े कंफ्यूज रहते हैं इसमें। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप शुरू करते हैं, जब आप पीजी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, और पीजी 3 साल की होती है, तो वो स्टाइपेंड वेरी करता है, मतलब 40,000 से लेके कम से कम 1 लाख तक होता है डिफरेंट स्टेट में। जैसे जब मैं पीजी करता था तो मुझे 65,000 पर मंथ मिलते थे। अब पीजी करने के बाद हम लोग ज्वाइन करते हैं एसआरशिप। ओके, अब एसआरशिप चाहे आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कर लो चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर कर लो, उसमें आपको जो सैलरी है वो फिक्स होती है, वो वेरी करती है 70,000 पर मंथ से लेके 1.2 लाख तक। 1.2 लाख से ज़्यादा कहीं भी एसआरशिप में सैलरी लगभग नहीं मिलती। जैसे मैंने तो डिफरेंट कॉलेजेस में एसआरशिप किया। जब मैं बिहार में एसआर था तो मेरी सैलरी 74,000 पर मंथ थी, और जब मैं दिल्ली में हूँ तो मेरी सैलरी 1.2 लाख मतलब 1,20,000 रुपये के आसपास है। तो देखिए होता क्या है कि हमें पीजी के बाद 3 साल एसआरशिप करनी ही पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा था कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट लेके आपको एसआरशिप करनी ही है, पर हाँ एसआरशिप अक्सर करनी पड़ती है क्योंकि वो ज़रूरी होती है। अगर आप अपनी लाइफ में आगे एपी बनना चाहते हैं या एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़े कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, तब भी आपको एसआरशिप चाहिए ही होती है। इवन अगर आप हायर डिग्रीज़ के लिए जाते हैं, जैसे कि आप फेलोशिप्स के लिए जाते हैं, तो भी आपको एसआरशिप चाहिए होती है। तो एसआरशिप ऑलमोस्ट हर कोई इंसान करता है, और एसआरशिप में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सैलरी फिक्स होती है, 1,20,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं मिल सकती। तो अब मेरी एसआरशिप थोड़ी सी रह गई है, तो जब मेरी एसआरशिप खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली मुझे भी मिलेंगे पैसे ज़्यादा। इवन मुझे अभी भी ऑफर आते हैं, मैं चाहूँ तो अपनी एसआरशिप को से रिज़ाइन करके काफ़ी ऐसे शहर और हॉस्पिटल हैं जो मुझे 3 से लेके 5 लाख रुपए पर मंथ विद घर रहने के लिए फ्री घर ऑफर करते हैं। पर मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि एक तो एसआरशिप करनी ज़रूरी है, और बाकी मेरी भी कुछ ट्रेनिंग और फेलोशिप बाकी रह गई है जिसको मुझे अभी कंप्लीट करना है। बट ऐसा नहीं है, अगर जब आप अपनी एसआरशिप कर लेंगे और आपको अगर काम आ जाएगा, तो एमएस और एमडी करने के बाद
आपको 3 से 5 लाख रुपए तो मिलने ही हैं, कोई नहीं रोक सकता। मेरे जितने भी सीनियर हैं, इवन 5 लाख तो मैं कम बोल रहा हूँ, 10-10 20-20 लाख ही कमा रहे हैं हर कोई। तो आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है सर, बीएएमएस करके कितना कमा सकते हैं? देखिए बीएएमएस जो है ना, उसके साथ दिक्कत क्या है कि सबसे पहली बात, एक तो हाँ ये है कि प्राइवेट प्रैक्टिस में आपको देखना पड़ेगा, बड़ी सिटीज़ में काम शायद नहीं कर पाएंगे, जैसे आपका दिल्ली एनसीआर हो गया, बम्बई हो गया, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। बट जब आप छोटे शहरों में जाते हैं ना, जब आप स्मॉल सिटीज़ में जाके काम करते हैं, तो वहाँ पे फिर भी काफ़ी लोग अपनी प्रैक्टिस जमा लेते हैं। खास तौर से जो लोग गांव देहात में, जो विलेज वगैरह में प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ ज़्यादा वो लोग पैसा कमा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर्स की कमी होती है, तो ये लोग अच्छे से वहाँ पे पैसा कमा लेते हैं। दूसरा एक होता है गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब जो भी करता है, जैसे मेरे खुद के जीजा जी बीएमएस डॉक्टर हैं, तो उन लोग को तो अच्छी सैलरी मिलती ही है। तो ये डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट सेटअप में हैं या प्राइवेट सेटअप में। अगर आप प्राइवेट सेटअप में काम करते हैं, खुद का क्लिनिक है, तो थोड़ा स्ट्रगल तो रहेगा, पर जैसे जैसे आपके पास पेशेंट आने लगेंगे, आपकी इनकम भी बढ़ने लग जाएगी। और जहाँ तक गवर्नमेंट सेटअप की बात है, तो वहाँ तो आपको अच्छी सैलरी मिलती मिलती है। सर एम्स में एमओ कैसे बनते हैं? तो ये बोल रहे हैं कि एम्स में मेडिकल ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो मैं इसका आंसर पहले भी दे चुका हूँ, क्योंकि जब मैंने भी एम्स में काम किया था, तो एम्स में कोई एमओ जैसी पोस्ट मैंने नहीं सुनी। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि एम्स में एमओ की पोस्ट कोई होती है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।